हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो है हमारा जो कक्षा 10 है हमारा, ठीक है। जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है स्टूडेंट, कक्षा 10 का जो हमारा सामाजिक विज्ञान का मैं 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कि जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का हमारा 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो कि हमारा ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है जो 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये थ्योरी वाला क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यहाँ तीसरा ही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नीचे, ठीक है। ये समझ लीजिए कि फर्स्ट है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। जो गांधी जी थे वे असहयोग आंदोलन को क्यों चुने थे, या फिर यानी इसे भी कहकर पूछ सकता है। जो हमारा क्वेश्चन है उसके बाद कहता है कि गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंदी स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया, ये भी करके पूछ सकता है। तो हम लोगों को यही यहाँ से लेकर यहीं तक इसे आंसर लिखना, जो कि देखिए हमारा 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया स्टूडेंट, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए चुना क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंदी स्वराज 1919 में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, इसमें यही बताया गया है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करके अपना एक नोटबुक बना लीजिए। उसके बाद उसमें नोट करके जो जब एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग इसी वक्त से याद करिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम आएगा तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये क्लियर हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए यहाँ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। देखिए इसमें क्या हमारा कह रहा है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, जो कि हमारा किसमें से है। ये हमारा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स से है, इकोनॉमिक्स से, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। कह रहा है कि नई आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो देखिए स्टूडेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, तो इसका देखिए इसमें बताया गया है कि इसका तात्पर्य यानी जो नई आर्थिक प्रणाली है इसका तात्पर्य है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था से था, जो नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली था या ये एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें विकासशील अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण कर सके, उसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम में मिले और अपने मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने की बेहतर पहुंच मिले। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हमारा जो कह रहे हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है इससे हमें यह तात्पर्य है कि जो विकासशील देश हैं, ठीक है, जो विकासशील देश हैं वो अपने संसाधनों को मायने में नियंत्रण कर सकें और वे विकास के लिए अधिक सहायता मिले, उनके विकास के लिए अधिक सहायता मिले और जो उनके कच्चे माल हैं वो सही दामों में विकसित देश में जाकर वो बेचे जाएँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर क्लियर हुआ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि क्वेश्चन हमारा 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्या कि संभावित संसाधन तथा विकसित संसाधन में अंतर बताना। डिफरेंस क्या है, संभावित संसाधन एंड विकसित संसाधन में हमारा क्या डिफरेंस है, हमें ये बताना है। तो चलिए स्टूडेंट
हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए जो संभावित संसाधन और विकसित संसाधन में हमारा अंतर है, तो देखिए संभावित संसाधन पहले हमारा दिया, तो देखिए संभावित संसाधन में हमारा वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। देखिए संभावित संसाधन होता है वो क्या होता है, ये हमारा स्टूडेंट जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का, ठीक है, जियोग्राफी का, ठीक है। तो देखिए संभावित संसाधन जो होता है वो हमारा होता है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान से समझिए, देखिए स्टूडेंट कि वे संसाधन देखिए वे संसाधन जो किसी देश में तो विद्यमान है, किसी प्रदेश में विद्यमान है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग यानी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट जो हमारा संभावित संसाधन का मतलब समझिए कि ऐसा संसाधन जो हमारे प्रदेश में विद्यमान है लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ, ठीक है, सही ढंग से इनका विकास नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे विकसित संसाधन देख लीजिए क्या है। जो हमारा विकसित संसाधन, ये चलिए हम लोग देख लेते हैं जो विकसित संसाधन हमारा, ठीक है। देखिए विकसित संसाधन जो हमारा है विकसित संसाधन, डेवलपमेंट संसाधन, ठीक है। देखिए वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ध्यान समझिए कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नोट करिए, कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनके संभाव्यता के स्तर पर निर्भर होता है। देखिए स्टूडेंट ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो विकसित संसाधन है हमारा ये और संभावित संसाधन ये हमारा दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे जरूर याद कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए जो तीसरा था पहले चला गया था, उसके बाद तीसरे के स्थान पे हमारा चौथा है, ठीक है, यानी तीसरा पहले चला गया था। देखिए यहाँ दूसरे के बाद हमारा था क्या तीसरा, तो तीसरा मैंने पहले करा दिया, तो अब आएगा हमारा क्या चौथा, ठीक है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है कि जीव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं यानी जीव आरक्षित क्षेत्र हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है, देखिए ऐसे क्षेत्र जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जीव आरक्षित क्षेत्र या फिर बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर या फिर जीव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। देखिए इनके क्षेत्रों के निर्धारण द्वारा जीव जंतुओं तथा वनस्पति की उनके प्रजातियों को विशेषकर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है जो दुर्लभ या संकटग्रस्त हैं। हमारे देश में जीव जंतुओं और जैव विविधताओं के संरक्षण के हेतु इस प्रकार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के अर्थ में हम लोग देखें तो उदाहरण के तौर पर हमारा उत्तराखंड में नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीव आरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आप लोग जो जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसे याद कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार से मैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए भारत का वह ऐसा राज्य है, ये हमारा है तमिलनाडु, यानी भारत का ऐसा राज्य तमिलनाडु है
देखिए हम लोग देखते हैं कि तमिलनाडु देश का एकमात्र राज्य जहां पूरे देश में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचे बनाकर आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, जो भारत देश में जो छत वर्षा जल संग्रहण है ये हमारा तमिलनाडु देश में किया गया है। यदि वहाँ के लोग ये मतलब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे, आज का यही क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। देखें, यदि आप लोग क्लास 10th, ठीक है, देखिए क्लास 10th एंड, ठीक है, क्लास 10th एंड क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th की फुल प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 10th और क्लास 9th की फुल प्रिपेयर कराता हूँ। विशेषकर अपने चैनल पे मैं क्लास 10th की जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लास 10th है उसका मैं क्या क्या बता दूं। देखिए क्लास 10th जो हमारा है, क्लास 10th है, इसका पहला नंबर हमारा है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा हमारा है थ्योरी वीडियो। तीसरा हमारा जो है, जिसे हमारा हो गया पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद थ्योरी वीडियो जो होता है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। उसके बाद हमारा जो तीसरा नंबर पे आता है वो होता है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारा, देखिए 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। एक होता है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन जो हमारा होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये इस प्रकार के सब होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th की, खासकर क्लास 10th की, क्लास 9th की अभी मैं कम प्रिपेयर कराता हूँ, ठीक है। तो खासकर क्लास 10th की मैं फुल प्रिपेयर कराता हूँ। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को क्लास 10th की याल प्रिपेयर करना है, यदि आप लोग क्लास 10th यानी कक्षा 10 2022 बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, 2022 बोर्ड एग्ज़ाम आप लोगों को देना है, बोर्ड एग्ज़ाम, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।